नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 1963। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि परिसीमा अधिनियम को 5 भागों में विभाजित किया गया है तथा इसमें टोटल सेक्शन है 32, जिसमें से कि हमें 31 सेक्शन पढ़ने हैं और एक अनुसूची है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें परिसीमा काल किस बात के लिए कितना है वह पूरा दिया हुआ है। तो आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं भाग 1 की। तो भाग 1 में सिर्फ 2 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में बताया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो नाम आप लोगों को पता है, परिसीमा अधिनियम 1963। इसके बाद है विस्तार। तो विस्तार क्या, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय और संपूर्ण भारत में लागू होता है। इसके बाद बात करते हैं कि यह कब प्रारंभ हुआ। तो कल मैंने एक आप लोगों को सिंपल सा फॉर्मूला बताया था जो आप लोगों को याद होगा, LIC। एल मीन्स लिमिटेशन। तो लिमिटेशन कब आया था हमारा, 1 जनवरी 1964। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में क्या बताया है, सेक्शन 2 अधिकांश जितने भी बियर एक्ट हैं सभी में डेफिनेशन क्लॉज ही रहते हैं। तो इसमें सेक्शन 2 में 2A से लेके और A अपना रहेगा 2N तक। तो 2A में बताया गया है एप्लीकेंट या आवेदक, ठीक है। और 2N जो लास्ट है इसमें बताया गया है न्यासी या ट्रस्टी, कि न्यासी क्या होता है या ट्रस्टी क्या होता है। तो इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण सेक्शन है या महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, केवल मैं आप लोगों को वो बताऊंगा अब। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आवेदन। आवेदन सेक्शन 2B। तो आवेदन के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ अर्जी आती हैं, पिटीशन आते हैं, ठीक है। ये 2-3 उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद सेक्शन 2C बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र। तो विनिमय पत्र चेक और हुंडी, आपको सिर्फ 2 शब्द याद रखने हैं। विनिमय पत्र जो होता है या तो चेक होते हैं या फिर हुंडी होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाद। तो बाद के अंतर्गत अपील या आवेदन नहीं आता है। यदि हम किसी मैटर को लेके उसकी अपील करते हैं तो वह बाद नहीं होता है। बाद मतलब एक नया केस होना चाहिए, नया सूट होना चाहिए। या फिर हम किसी का आवेदन कर रहे हैं तो वह भी बाद के अंतर्गत नहीं आता है। तो यह 2I में बताया गया है बाद को या सूट को। इसके बाद बात करते हैं हम लोग भाग 2। तो भाग 2 में क्या बताया गया है, वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा। तो यह मैंने कल आप लोगों को बताया था कि किसी बात के लिए हम लोग कितना समय दिया है कि उतने समय के अंदर हम वह बात दायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग सेक्शन 3 एस भाग 2 जो हमारा है, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक है। तो सबसे पहले सेक्शन 3 में जो दिया गया है परिसीमा द्वारा वर्जन, बार ऑफ लिमिटेशन। तो इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा। यह धारा 4 से 24 तक, जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी आती हैं, मतलब सेक्शन 4 और 24 भी, ठीक है। अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्ययन यह है कि बहत काल के पश्चात हर संस्थित वाद या की गई अपील, जो बहत काल या जो परिसीमा दी हुई है उसके पश्चात, मतलब वह बीत जाने के बाद यदि कोई संस्थित बात या फिर कोई अपील या फिर कोई आवेदन किया जाता है तो उसे खारिज कर दिया जाता है, जबकि प्रतिरक्षा में परिसीमा की बात ना की गई हो। तो सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये बताया है कि यदि प्रतिरक्षा में किसी ने परिसीमा की बात कर दी है तो वहाँ पे बचाव मिल जाएगा। जैसे बात की संस्थिति में क्या है, बात तब संस्थित माना जाएगा जबकि वह उचित ऑफिसर के समक्ष दायर किया जाए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आकिंचन की दशा में। निर्धन की दशा में तब होता है कि जब बात लाने की इजाज़त के लिए उसके द्वारा आवेदन किया जाता है, तो वह आकिंचन की दशा में। तीसरा है यदि कंपनी के विरुद्ध दावे की दशा में हो है, तो जब तक न्यायालय द्वारा उसका परिसमापन नहीं किया गया हो और दावेदार के द्वारा दावे का परिदान शासकीय समापक को पहली बार किया जाता है, ठीक उसी समय ही कंपनी के विरुद्ध दावे की मांग की जा सकती है। इसके बाद इसमें दूसरा जो क्लॉज है, मुजरा या प्रतिदावे के तौर पर दावा
एक पृथक दावा माना जाएगा। यदि मुजरे की कंडीशन है या फिर प्रतिदावे की कंडीशन है तो वहाँ पे इसको एक पृथक बात माना जाएगा। और ऐसा समझा जाएगा कि जिस दिन मुजरे का अभिवचन किया जाएगा उसी दिन प्रतिदावा या फिर बात संस्थित किया जाएगा। और सेम इसमें प्रतिदावे की कंडीशन में है कि उस तारीख को जिसको न्यायालय में प्रतिदावा किया गया हो, जिस डेट को न्यायालय में प्रतिदावा किया गया हो या उसी दिनांक में बात को संस्थित माना जाएगा। और तीसरा जो इसका पैरा है, उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना द्वारा आवेदन तब होता है जब आवेदन उस न्यायालय के उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया गया हो। मतलब हाई कोर्ट में जो प्रस्ताव की सूचना का आवेदन है वह उचित ऑफिसर के समक्ष जैसे ही पेश होता है उस दिनांक को उस बात को संस्थित माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 4 की। तो सेक्शन 4 में बताया है बहत काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो, कि भाई जो परिसीमा के लिए समय दिया है, बहत काल जो एक फिक्स टाइम दिया है वह समाप्त हो गया है। चूँकि जैसे सपोज़ जिस दिन संडे पड़ रहा है उसी दिन बहत काल का अवसान हो रहा है, ख़त्म हो रहा है बहत काल, तब क्या होगा? तो इस दशा में वह संडे का दिन चूँकि न्यायालय बंद रहेगा इसलिए उस संडे को काउंट ना करके एक दिन उसको एक्स्ट्रा मतलब मंडे का दिन मिल जाएगा कि वह मंडे को भी बात दायर कर सकता है, बात संस्थित कर सकता है। तो इसकी हेडिंग याद रखना आप लोग, बहत काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो, तो उसके अगले दिन की समय सीमा रहेगी और बात संस्थित कर दिया जाएगा या जो अपील है उसको भी कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बहत काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि जो फिक्स टाइम दिया हुआ है या जो बहत काल है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो सिर्फ इसमें सिंपल सी एक बात हमें याद रखनी है कि CPC 1908 के आदेश 21 के जो उपबंध हैं उसके अंतर्गत कोई आवेदन नहीं होना चाहिए। मतलब CPC 1908 के आदेश 21 से भिन्न यदि कोई भी आवेदन है तो वहाँ पे जो बहत काल दिया हुआ है उसका विस्तारण कर दिया जाएगा, उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। और इसमें अपीलार्थी या जो भी आवेदक है उसको यह न्यायालय के लिए समाधान करना पड़ेगा कि हमारे पास एक पर्याप्त रीज़न था कि जिस वजह से हम या किसी भूल में थे जिस वजह से हम अभी तक बात संस्थित नहीं कर पाए। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन CPC 1908 के ऑर्डर 21 को छोड़कर उसके अतिरिक्त कोई भी अपील आवेदन कुछ भी है तो वह दायर कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 5 बहत काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण। इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन 6। यह एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, महत्वपूर्ण है, विधिक निर्योग्यता, लीगल डिसेबिलिटी। तो इसमें सिर्फ 5 पॉइंट हैं जो आप लोगों को देखने हैं। 5 पॉइंट थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हाँ, जिस दिन से बहत काल की गणना की जानी है उस समय बात संस्थित करने वाला व्यक्ति या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हक हो। उस समय ऐसा व्यक्ति अगर अप्राप्तवय है या फिर पागल है या फिर जड़ है, मतलब मंदबुद्धि है, तो उस कंडीशन में जब तक वह व्यक्ति ठीक नहीं हो जाता है तब तक उसका जो बहत काल है वह स्टार्ट नहीं होगा। जिस दिन वह ठीक हो जाएगा उसके पश्चात ही जो इसमें परिसीमा अधिनियम के अनुसूची में जो समय दिया हुआ है फिर उतना समय उसको मिल जाएगा बात संस्थित करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यही याद रखने हैं 3 वर्ड, यदि कोई व्यक्ति अप्राप्तवय है या पागल है या जड़ है तो जब तक वह पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है तब तक उसका समय चलना स्टार्ट नहीं होता है। मतलब उस टाइम को जब तक वह पागल है उस टाइम को काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद से ही सपोज़ किसी बात के लिए 3 साल का समय है तो उसके बाद से ही वह समय स्टार्ट होगा। सेकंड पॉइंट इसमें है, यदि कोई व्यक्ति 2 निर्योग्यताओं से, मतलब 2 कोई भी ऐसी निर्योग्यताएँ या डिसेबिलिटी हैं, उस कंडीशन में क्या रहेगा, तो यदि सपोज़ कोई व्यक्ति 2 डिसेबिलिटी फेस कर रहा है एक टाइम पे या फिर पहले एक चल रही थी और जैसे ही वो ख़त्म हुई उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो गया, तो जैसे ही वह दोनों डिसेबिलिटी समाप्त हो जाएंगी पूर्ण रूप से उसके बाद ही बहत काल चलना प्रारंभ होगा।
मतलब उसके बाद जितना भी समय रहेगा उस समय में ही, उस समय को ही काउंट किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की। तो जहाँ निर्योग्यता उस व्यक्ति की मृत्यु तक बनी रहे, मतलब सपोज़ कोई व्यक्ति है जिसको बात दायर करना है, लेकिन वह निर्योग्यता जो है या डिसेबिलिटी वो है उसकी जब तक डेथ नहीं है तब तक बनी रहे, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी विधिक प्रतिनिधि हैं, उनके लिए यह समय मिल जाएगा। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है उस टाइम से फिर उसके पास समय रहेगा कि वह बात संस्थित कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। तो उपधारा 3 में मतलब वादी या जो भी आवेदक है उसकी मृत्यु के पश्चात जो भी विधिक प्रतिनिधि है, यदि उसको भी कोई डिसेबिलिटी है, उसको भी कोई निर्योग्यता है, तो उस कंडीशन में जब वह विधिक प्रतिनिधि उस निर्योग्यता से बाहर आ जाएगा, उसके बाद उस बात का परिसीमा काल या बहत काल चलना प्रारंभ होगा। मतलब सपोज़ 3 वर्ष है, तो जैसे ही निर्योग्यता समाप्त होगी उसके बाद ही 3 वर्ष काउंट किए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उसी काल के भीतर बात संस्थित या आवेदन कर सकेगा। हाँ, यदि सपोज़ जो भी विधिक प्रतिनिधि है उसकी मृत्यु के पश्चात जितना भी समय बचा हुआ है, हाँ, जैसे सपोज़ कोई निर्योग्य व्यक्ति था, उसके बाद वो स्वस्थ हो गया है, उसके बाद 1 साल का समय निकल गया है और उसके बाद उसकी डेथ हो गई है, तो उसके पास 2 साल का जो समय है, उस कंडीशन में सिर्फ वह 2 साल के अंदर ही बात दायर कर सकता है, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या जो विधिक प्रतिनिधि है, केवल वह व्यक्ति। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन 7 की कि कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता। सपोज़ कोई कंपनी है या फिर कोई संयुक्त व्यक्ति हकदार हैं जिस उसमें किसी बात को संस्थित करने के लिए एक पूरा संयुक्त परिवार है, तो उस कंडीशन में यदि कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है कि जिसकी उपस्थिति के बिना उसका उन्मोचन नहीं किया जा सकता हो, तब उस स्थिति में जब तक वह व्यक्ति ठीक नहीं होता है तब तक बात संस्थित नहीं किया जाएगा या तब तक उसकी समय सीमा जो है परिसीमा काल प्रारंभ नहीं होगा। सिंपल सा याद रखो आप कि उन्मोचन का यदि किसी व्यक्ति को हक है उस पूरे ग्रुप में, उस पूरे संयुक्त परिवार में, तो जब तक उसका उन्मोचन नहीं होगा तब तक वह बात संस्थित करने की समय उसका परिसीमा काल प्रारंभ नहीं किया जाएगा। जैसे ही उन्मोचन कर दिया जाएगा उसके बाद जो भी समय अवधि रहेगी, जो भी परिसीमा काल रहेगा, उस समय के अंतर्गत वह बात संस्थित कर पाएंगे या फिर अपील है तो अपील दायर कर पाएंगे या आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग विशेष अपवाद। तो एक स्पेशल एक्सेप्शन है इसमें क्या कि धारा 6 एवं 7 जो कि विधिक निर्योग्यता और सेक्शन 7 में है कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता। तो धारा 6 एवं 7 सूफा अधिकारों को परिवर्तित कराने के जो बाद हैं उन पे लागू नहीं की जाएगी। तो इसमें एक वर्ड याद रखना है हमें कि जो सेक्शन 6 है और 7 है वह सूफा अधिकारों पे लागू नहीं होती है। इसके बाद ही हम लोग बात करते हैं सेक्शन 9 की, समय का निरंतर चलते रहना। सपोज़ कोई व्यक्ति जो कि स्वस्थ है उसके बाद में वह निर्योग हो गया है, कोई डिसेबिलिटी हो गई है, तब उस स्थिति में क्या है कि जब एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाता है तो वह समय बाद में यदि कोई डिसेबल हो रहा है तो वह बीच में रुकता नहीं है। मतलब सपोज़ किसी को 3 साल का समय दिया हुआ है और कोई 6 महीने के समय निकल गया है, उस 6 महीने पश्चात वह डिसेबल हो गया है, तो जो 2.5 साल का समय है उसको भी काउंट किया जाएगा, समय वहाँ पे रुकेगा नहीं। तो यह है समय का निरंतर चलते रहना, यह हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 10 की कि न्यासियों और उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद। तो न्यासियों और प्रतिनिधियों में सिर्फ हम लोग 2 पॉइंट याद रखेंगे कि यदि जो भी संपत्ति है न्यास की, जो ट्रस्ट की संपत्ति है उसके आगामों का पीछा करने के लिए, मतलब कि उसके जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको देखने के लिए या फिर उस संपत्ति के लेखा के लिए, उसका जो रिटन डॉक्यूमेंट है दस्तावेज के लिए कोई भी परिसीमा काल निर्धारित नहीं किया गया है। मतलब कितना भी समय बीत जाए उस समय के अंतर्गत भी, उस समय के अंदर
जो भी न्यासी हैं या उसके प्रतिनिधि हैं उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। क्योंकि कोई ट्रस्ट का ऐसा रहता है कि सपोज़ कोई एक व्यक्ति है तो मालिकाना हक नहीं है उसका, उसमें सभी लोगों की पूंजी समाहित है, तो इस वजह से उसके बात दायर करने के लिए कोई समय सीमा फिक्स नहीं की गई है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 11 की, कि जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर बात, कि सपोज़ इसका जम्मू कश्मीर में विस्तार नहीं है, सपोज़ नहीं मतलब जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र में इसका विस्तार नहीं है या विदेश में इसका विस्तार नहीं है, परिसीमा अधिनियम 1963 का, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? उस कंडीशन में हम लोगों को सिंपल सा याद रखना है कि यदि उस वहाँ के लोकल के, जैसे विदेश है या फिर जम्मू कश्मीर है, वहाँ लोकल का कोई ऐसा नियम है कि जिसके अंतर्गत यह संविदा निर्वापित हो सकती है, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि जो भी संविदा की गई है वह कैंसिल हो जाए या निर्वापित हो रही हो उस लोकल नियम के अनुसार। या फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि पक्षकार ऐसे नियम द्वारा बहत काल के, मतलब जब जो समय स्टार्ट हो गया है बहत काल के दौरान उस राज्य या विदेश के अधिवासी थे, मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसके बाद जैसे ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, केस फाइल करने का समय रहा, उस बीच में या तो वह जो भी पक्षकार हैं उस राज्य क्षेत्र में जो नियम फॉलो हो रहे हैं जहाँ के, उस राज्य क्षेत्र का निवासी हो, या सेकंड पॉइंट कि संविदा को निर्वापित कर दिया जाए उस लोकल नियम के अनुसार। तो यह है हमारा सेक्शन 11। इसमें हम लोगों को ज़्यादा मतलब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेशन क्लॉज 2A से लेकर 2N तक भाग 1 में, और भाग 2 में क्या है सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक। तो सेक्शन 3 हमारा परिसीमा द्वारा वर्जन, और सेक्शन 11 हमारा जिन राज्य क्षेत्रों में इसका विस्तार नहीं है उन राज्य क्षेत्रों में की गई संविधाएँ। तो इसके बाद बात करेंगे हम लोग सेक्शन 12 से सेक्शन 24 तक, भाग 3। तो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इसके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं हमारे बेयर एक्ट में उसको थोड़ा और स्टडी करें, और बेयर एक्ट भी अभी स्टडी करते जाएं साथ में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।